जब आप बिल गेट्स जैसे लोगों को कृषि भूमि हड़पते हुए देखते हैं और आप पढ़ते हैं कि उनकी संस्था खेती के बारे में क्या कहती है, जब वे कहते हैं कि हम एक विशेष प्रकार की कृषि करने जा रहे हैं, तो वे सरकार या निजी समूहों द्वारा संचालित बड़े ब्लॉक चाहते हैं, जहां वे कहते हैं हमारे पास पशु आधारित प्रोटीन नहीं होंगे, हमारे पास स्टॉकयार्ड नहीं होंगे, हमारे पास टर्की फार्म नहीं होंगे, हमारे पास चिकन नहीं होंगे। अकादमिक मस्तिष्क के पास सदैव उत्तर होते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में कभी नहीं। वे बहुत निंदा करते हैं। जहां भी देखो छोटे और मध्यम आकार के फार्म इन बड़े कॉर्पोरेट फर्मों द्वारा हड़पे जा रहे हैं, क्योंकि वे अब और अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। वे इन अंतहीन नियमों का अनुपालन नहीं कर सकते जो लगातार आ रहे हैं। हम इसे अब चीन में देख रहे हैं, जहां ये विशालकाय मशीनीकृत कॉर्पोरेट बड़ी सरकारी नियंत्रित मेगा फार्म उन सभी छोटे पारिवारिक फर्मों को विस्थापित कर रहे हैं, जिन पर परिवार सैकड़ों वर्षों से, कुछ मामलों में तो इससे भी अधिक समय से खेती करते आ रहे हैं। ये सरकारी जमीन है, कृपया जाए। वे उन सभी को उनकी छोटी छोटी जमीनों से हटाकर उन बड़े भयावह महानगरों में ले जा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं बनाया है, और हम इसे पूरी दुनिया में छोटे खेतों के विनाश के रूप में देखेंगे। इसलिए यदि वे आर्थिक ताकतों के कारण दिवालिया नहीं हो जाते, तो सरकार स्वयं उन्हें बंद कर देगी। सब कुछ बिखर नहीं रहा है, भोजन की कमी है। कई लोगों के पास हर दिन खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। आज हर कोई समझता है वहाँ आया है। जब हमारी सरकार वास्तव में हमारे किसानों से संपत्ति छीन लेगी, तो हम सब अगले नंबर पर होंगे। अब केवल हॉलैंड ही इस प्रकार के नियमों का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि आप पूरी दुनिया में किसानों पर हो रहे हमले को देख सकते हैं। यह एक ऐसा एजेंडा है जो वैश्विक स्तर पर चलाया जा रहा है और इसे संबंधित देशों के सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे वैश्विकतावादियों ने राष्ट्रीय संसदों और राष्ट्रीय सरकारों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है। कुल उत्सर्जन में 20 देशों का योगदान 80% है। समस्या का समाधान सबसे पहले ये सुनिश्चित करके करें कि सभी 20 देश वो सब कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। हम उनके साथ बातचीत करके अधिक लाभ उठाएंगे। फिर हम वहाँ कैसे पहुँचे? खैर, पिछले साल मैंने जो सबक सीखा है वह है पैसा, 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 पैसा। वे एक ऐसी पटकथा का अनुसरण कर रहे हैं जिसके अनुसार वे पहले से ही एक वैश्विक नौकरशाही अर्ध अधिनायकवादी शासन प्रणाली, नियमों की प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से सोच रहे हैं। यह एक एजेंडा है और ये सभी देश समान नीतियां लागू कर रहे हैं, क्योंकि यही उनका एजेंडा है। उन्होंने किसानों को निशाना बनाया है। फिलहाल जहाँ तक मेरी अपनी खेती की लागत का सवाल है, तो देश भर के कई किसानों की ये लागत 3 गुना बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि आप सभी जगह खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हुई देखेंगे। खाद्य पदार्थों की कीमतें गत वर्षों से नाटकीय तरह बढ़ रही हैं। Maybe in America we'll get to see even more empty malls. राष्ट्रपति भी खाद्यान्न कमी दूर करने का वादा खाते हैं, इसलिए ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, लोग ही हैं जो दुखी होंगे। किसान अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें सिर्फ नहीं है। ये इस देश की खाद्य आपूर्ति होगी जो हमारी सुरक्षा और हमारे राष्ट्र का मुख्य आधार है। हम अनाज और फसलें उगाने में सक्षम हैं, जो न केवल हमें बल्कि दुनिया भर में हमारे सहयोगियों और अन्य व्यापारिक साझेदारों को भी आपूर्ति करती है। इस समय पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं और ये टिकाऊ हैं, यदि वे कृषि को मशीनीकृत और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित होने की अनुमति देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे ये समझते हैं कि यदि वे इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो लोग भूखे रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम बहुत गंभीर खाद्यान्न कमी के दौर की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम अगले वर्ष खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि देखने की उम्मीद कर सकते हैं? ओह, इसमें सवाल नहीं है। So I think the end goal of the war on farmers that we're seeing, which is guided at every step by the Sustainable Development Goals and Agenda 2030, is going to be a total consolidation of agriculture, a total consolidation of the food supply, and as every communist tyrant of the last 100 years has understood, if you control the food, you control the people. I think that's ultimately the end goal.